हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग यूसीबीज, जिसको हम बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखो, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है इनको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट की एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितना डिपॉजिट है, उसके हिसाब से हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है चार पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। अगर देखो, एक यूसीबी जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका टोटल डिपॉजिट जो है वो अप टू 100 करोड़ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टीयर 1 कैटेगरी में। फिर वहीं अगर एक यूसीबी का जो टोटल डिपॉजिट है वो 100 करोड़ से तो ज्यादा है, पर अप टू कितना है? 1000 करोड़, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टीयर 2 कैटेगरी में। फिर अगर एक यूसीबी का डिपॉजिट जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, पर अप टू कितना है? 10,000 करोड़, अप टू 10,000 करोड़, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टीयर 3 कैटेगरी में। और वहीं अगर एक यूसीबी का जो टोटल डिपॉजिट है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? टीयर 4 कैटेगरी में। अब देखो, आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, जो टीयर 3 एंड टीयर 4 कैटेगरी में यूसीबीज आते थे, इनकी बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट है उसको चेंज कर दिया है। पहले कितनी होती थी? ये 15 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? अब इसको बढ़ा के कर दिया है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ कर दिया। मतलब जो यूसीबीज हमारे टीयर 3 एंड टीयर 4 कैटेगरी में आ रहे थे, इनकी पहले बल्क डिपॉजिट की लिमिट होती थी 15 लाख रुपीज। अब इसको चेंज कर दिया, अब इसको कितना कर दिया है? 1 करोड़। ठीक है, और वहीं जो यूसीबीज टीयर 3 एंड टीयर 4 में नहीं आते, मतलब जो यूसीबीज हमारे टीयर 1 एंड टीयर 2 में आ रहे हैं, इनके लिए बल्क डिपॉजिट की लिमिट कितनी कर दी है? 15 लाख रुपीज। ठीक है, 15 लाख रुपीज। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बल्क डिपॉजिट होता क्या है। तो देखो, एक बैंक और एनबीएफसी में क्या होता है कि एक बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट और एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। किसमें? एक बैंक में और यूसीबीज में। तो देखो, यहाँ पे हम डिमांड डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, ये आपका सेविंग अकाउंट वगैरह के डिपॉजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट होते हैं आपके दो तरीके के, एक होती है आपकी आरडी, एक होती है आपकी एफडी। तो यहाँ पे जो बल्क डिपॉजिट है ना, वो किसको कंसिडर कर रहा है? वो कंसिडर कर रहा है एफडीज को। मतलब आपकी अगर एफडी 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, और वो आपका अकाउंट है टीयर 3 या टीयर 4 यूसीबी में, तो ये 1 करोड़ की जो एफडी होगी, इसको क्या बोला जाएगा? बल्क डिपॉजिट। वहीं अगर आपकी एफडी है 15 लाख रुपए की, ठीक है, आपकी एफडी है 15 लाख रुपए की, और आपका अकाउंट है टीयर 1 या टीयर 2 यूसीबी में, तो आपकी एफडी को क्या बोला जाएगा? बल्क डिपॉजिट एफडी। अब देखो, इसमें फर्क क्या होता है। देखो, एक जो सिंपल एफडी है और एक जो बल्क डिपॉजिट एफडी है, इसमें फर्क क्या है? इनमें फर्क होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जो बल्क डिपॉजिट एफडी होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल वाली से ज्यादा होगा। इन शॉर्ट, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट लेना है एफडी पे, तो आपको टीयर 3 एंड टीयर 4 कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ की एफडी बनानी पड़ेगी मिनिमम। और वहीं अगर आपका अकाउंट टीयर 1 एंड टीयर 2 कैटेगरी में है और आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए एफडी पे, तो आपको मिनिमम अमाउंट की एफडी कितने की बनानी पड़ेगी? 15 लाख रुपए की। ठीक है, मिनिमम 15 लाख रुपए की एफडी बनानी पड़ेगी या उससे ऊपर, तब आपका जो एफडी होगी वो काउंट किसमें होगी? बल्क डिपॉजिट में, और आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये थी कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा ये बल्क डिपॉजिट वाला सिनेरियो किया है ना चेंज, 15 लाख से 1 करोड़, ये रिसेंटली आरआरबी के साथ भी हुआ था। ठीक है, आरआरबी में भी क्या किया है, 15, जो इसकी बल्क डिपॉजिट की लिमिट जो है, बल्क डिपॉजिट की लिमिट इसकी भी 1 करोड़ रुपए की थी। कब? अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग एसएफबी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि आरबीआई ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, इसको बदल दिया है। मतलब कि अगर आज की डेट में किसी पर्सन को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, ठीक है, अपना खुद का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, तो इसको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने की चाहिए होगी? 200 करोड़ की। और पहले कितने की होती थी? ये 100 करोड़ की। मतलब आरबीआई ने सीधा इसको डबल कर दिया है। और डबल किया क्यों है? ताकि जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये फाइनेंशियली स्टेबल रहे लॉन्ग रन में भी। ठीक है, तो देखो, एक कैपिटल बढ़ा के बैंक जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होगा, ये हमने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। CRAR याद आया? CRAR बोल लो या आप CAR बोल लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो। ये होता क्या है हमारा? कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। तो देखो, यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है? सीधा सीधा जो कैपिटल थी उसको इंक्रीज कर दिया। पहले ये 100 करोड़ चाहिए होती थी, अब इसको 200 करोड़ कर दिया, मतलब कैपिटल को बढ़ा दिया। तो कैपिटल को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा हमारा क्या इंक्रीज कर गया? CRAR या CAR, दोनों में से कुछ भी बोल लो।
तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। और जितना ज्यादा हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा ही बैंक हमारा क्या होता है, स्टेबल। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया, 100 करोड़ से अब कितना कर दिया है, 200 करोड़ फॉर ओपनिंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक और चीज बोली है कि जो भी पेमेंट बैंक्स है, ठीक है, जिनको इंडिया में ऑपरेट करते हुए 5 साल हो चुके हैं, जिनको इंडिया में ऑपरेट करते हुए 5 साल हो चुके हैं, वो भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। मतलब अगर समझ लो एक पेमेंट बैंक है, वो 2021 में खुला है और ये अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये कब कर पाएगा, 2026 में। क्यों? क्योंकि मिनिमम ऑपरेशन टाइम कितना चाहिए, 5 साल का। कि एक पेमेंट बैंक को अगर ऑपरेट करते हुए 5 साल हो गए, उसके बाद ही वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। पर यहाँ पे समझने वाली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक जो पेमेंट बैंक है, वो अपने आप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करेगा ही क्यों? क्यों करना चाहेगा एक पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट? ये है एक मेन सोचने वाली बात। तो देखो, जो भी हमारे बैंक्स होते हैं, उसका क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो लायबिलिटीज होगी वो होगी हमारी डिपॉजिट, और एसेट्स बहुत टाइप के होते हैं, पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है बैंक का, वो क्या होता है, लोन्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या होता है बैंक का, लोन्स। तो जो हमारे पेमेंट बैंक्स है, वो अपने कस्टमर को सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट लोन्स। पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनका जो पेमेंट बैंक का अपना एसेट है वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए पेमेंट बैंक क्या करना चाहेंगे, अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है मेन रीजन कि एक पेमेंट बैंक जो है वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहेगा। साथ ही साथ आरबीआई ने एक और चीज बोली है कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, ठीक है, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनका वहां पे देखो वो डिपॉजिट की बात की थी मैंने, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है, वो मैंने डिपॉजिट की बात करी थी। यहाँ कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जो कैपिटल है, ठीक है, नेट ओन फंड जो होता है, खुद का जो पैसा होता है। डिपॉजिट क्या है, वो लोगों का पैसा है, ठीक है, और ये कैपिटल क्या है, खुद का पैसा, ठीक है। तो वो यूसीबीज जिनका नेट ओन फंड जो है वो 100 करोड़ हो चुका है, वो भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहां पे इनके लिए एक कंडीशन लगाई है कि जो यूसीबीज अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करेंगी, उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना ये जो नेट ओन फंड है, इसको 100 करोड़ से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 200 करोड़। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको एक सिंपल बैंक खोलना है, जैसे पीएनबी की तरह एक बैंक खोलना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल और या नेट ऑन फंड कितना चाहिए, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपके रिगार्डिंग इंटरनल ओम्बड्समैन फॉर आरई। आरई स्टैंड्स फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसमें बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज आ गई, ठीक है, ये सब होते हैं आपके रेगुलेटेड एंटिटीज। अब यहाँ पे समझना बात ध्यान से, आपके ओम्बड्समैन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है आपका इंटरनल जिसकी ये बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड। तो दोनों में फर्क क्या है, तो जो इंटरनल ओम्बड्समैन है, ये बैंक अपने लेवल पे अपॉइंट करता है, ठीक है, और जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, ये कौन अपॉइंट करता है, ये आरबीआई के लेवल पे अपॉइंट होता है, ठीक है, ये आरबीआई का ही इंप्लॉय होता है। अब यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले क्या होता था, अगर आप बैंक से ना खुश हो, ठीक है, बैंक की सर्विस से ना खुश हो, तो आपके लिए कंप्लेन करने कहाँ जाना पड़ता था, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास। ऑनलाइन कर दो, फिजिकली कर दो, कहीं भी कर दो, ठीक है, तो ये डायरेक्टली कहाँ होती थी, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास, मतलब आरबीआई के पास। और ये सारी फिर कंप्लेन कहाँ जाती थी, इनके सीआरपीसी सेंटर में। सीआरपीसी ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपके सेक्टर 17 ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, सेक्टर 17 चंडीगढ़। अब सीआरपीसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। तो यहाँ पे ये सारी कंप्लेंट्स जाती थी, जिससे क्या हुआ, आरबीआई के पास वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या बोला, देखो जो कस्टमर बैंक से खुश नहीं, वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बैंक्स के लिए अलग से मास्टर सर्कुलर निकाला, एनबीएफसी के लिए अलग से निकाला, सीआईसी के लिए अलग से निकाला, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ये क्या करती हैं आपका, ये आपका सिविल स्कोर बताती हैं, ठीक है, इंडिया में टोटल 4 हैं ये, ठीक है। तो ये इन तीनों के लिए अलग से निकाला। अब आरबीआई ने क्या किया है कि तीनों मास्टर सर्कुलर्स को मर्ज कर दिया और इनको हटा दिया, और एक नया मास्टर सर्कुलर ले आया है सबके लिए कॉमन, ठीक है। अब देखो, जब ये इन्होंने बैंक्स के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन का सर्कुलर लाया, तो ये कौन से एक्ट के तहत लाया, अब बैंक की बात हो रही है तो बीआर एक्ट के तहत, ठीक है, सेक्शन 35A। फिर जब एनबीएफसी के लिए लाया तो वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L के तहत, ठीक है।
फिर सीआईसीज के लिए लाए तो कौन सा एक्ट का यूज किया, सेक्शन 11 ऑफ सीआईसीए एक्ट 2005। और ये देखो जो लास्ट वाला है ना, सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007, ये किसके लिए लाए थे मास्टर सर्कुलर, ये लाए थे आपके एनबीपीएस। एनबीपीएस, अब ये एनबीपीएस क्या होता है, ये होता है आपका नेशनल बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। नेशनल बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, ये जैसे कि आपका गूगल पे, फोन पे वगैरह हो गए, ये उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 18। अब देखो ये तीन तो उन्होंने स्क्रैप कर दिए, इनकी जगह एक नया ले आए, ठीक है, मास्टर सर्कुलर, और उसको कहा है इमीडिएटली आपने अप्लाई भी करना है, ठीक है, इमीडिएटली उसको अप्लाई भी करना है अपने बैंक्स में। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोली है कि अब जो आप आईओ, अब देखो यहाँ पे जो भी आईओ आएगा उसका मतलब क्या होगा, इंटरनल ओम्बड्समैन, ठीक है, उन सबका मतलब होगा इंटरनल ओम्बड्समैन। तो ये बोल रहा है अब नया सर्कुलर कि जो आप इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करोगे वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एपेक्स लेवल अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, मतलब हाई लेवल अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास। और साथ ही साथ बोल रहा है कि देखो जैसे बैंक्स का लॉन्च किया था इन्होंने मास्टर सर्कुलर 2018 में इंटरनल ओम्बड्समैन के लिए, अब उसके तहत जो इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट कर दिए गए हैं तो उनको आप हटाओगे नहीं अंटिल जब उनका एक्सपायरी ना हो जाए टेन्योर की, जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं होता उनको हटाओगे नहीं। ये नहीं कि अब नई डायरेक्शंस आ गई है तो आप नया अपॉइंट करोगे और पुराने वाले को निकाल दोगे ना, पुराना वाला अपना टेन्योर पूरा करेगा उसके बाद ही आप उसकी जगह नया वाला लाओगे अकॉर्डिंग टू न्यू डायरेक्शंस। तब तक पुराने वाली डायरेक्शन के हिसाब से पुराना वाला अपना काम करता रहेगा जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता, ठीक है। अब नई नई इंस्ट्रक्शंस क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि एक रेगुलेटेड एंटिटी को अगर अपना खुद का आईओ, आईओ यानी कि इंटरनल ओम्बड्समैन, अगर खुद का इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक्स की, ठीक है। अगर कोई भी बैंक जिसकी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में, फिर वो चाहे बैंक इंडिया का हो या फॉरेन का हो, अगर उसकी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में तो उसको अपना एक खुद का आईओ अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एनबीएफसीज की। तो हम सब जानते हैं एनबीएफसीज क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आपकी डिपॉजिट टेकिंग और एक होती है आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर हम बात करें डिपॉजिट टेकिंग की तो ऐसी एनबीएफसीज जो डिपॉजिट लेती हैं और उसकी भी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में तो उसको भी अपना क्या करना पड़ेगा, आईओ अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही बात करें हम नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज की, तो वो एनबीएफसीज जो डिपॉजिट नहीं लेती और उनका एसेट साइज जो है वो 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो उसको भी अपना इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं हम एनबीएसपी की। एनबीएफसी अभी हमने पढ़ा था पीछे क्या होता है, नेशनल बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट, ठीक है, जैसे आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ऐसे सभी पार्टिसिपेंट जिनके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में जो बैलेंस है, ठीक है, वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, कब तक, 31 मार्च 2023 तक, तो उनको भी अपना क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की। तो जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनको अपना इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी खोली तो आपको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है आरबीआई, जैसे समझ लो एक बैंक है, ठीक है, उसकी 15 ब्रांचेस है और उसने मतलब उसका ये वाला क्राइटेरिया तो मैच हो गया। ये वाला क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि जिस बैंक की 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस है उसको आईओ अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक बैंक था हमारा एबीसी, इसकी 15 ब्रांचेस है और इसने देखो इस क्राइटेरिया के अंडर तो आ रहा है ना, ये इस वाले क्राइटेरिया के अंडर कि बैंक्स को कितने चाहिए, 10 ब्रांचेस चाहिए, इसकी 15 है, तो इसको इंटरनल ओम्बड्समैन अपना अपॉइंट करना पड़ेगा कितने में, अगले 6 महीने में, ठीक है। मतलब जैसे अगर बैंक्स ये वाला क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं या एनबीएफसी ये वाला क्राइटेरिया मैच कर रही है या एनबीएसपी ये वाला क्राइटेरिया मैच कर रही है या कोई सीआईसी कंपनी खोलता है उसको तो बनाना ही पड़ेगा, ये वाला क्राइटेरिया मैच हो गया, तो जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं और उन्होंने अभी तक अगर इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट नहीं किया है तो उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये चीज होगी आपकी एप्लीकेबिलिटी की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है एक इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं कि एक इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट कर कौन सकते हैं, मतलब किस लेवल का व्यक्ति को, किस व्यक्ति को हम एक इंटरनल ओम्बड्समैन की पोस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन से रैंक का होना चाहिए, जनरल मैनेजर या उसकी इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल मैनेजर लेवल की। देखो आप सारे बैंक एस्पिरेंट्स हो तो मैं आपको समझाना चाहूंगा जनरल मैनेजर कौन सी लेवल होती है, ठीक है। जो आप पीओ बनते हो ना, पीओ का पेपर भरते हो, पीओ बनते हो डायरेक्ट, वो होता है आपका असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोशन लोगे और ये यहाँ पे स्केल भी लिखते रहना, ये होता है स्केल 1, ठीक है। फिर आता है आपका डेप्यूटी मैनेजर,
ये होता है आपका स्केल 2। फिर आता है आपका सीनियर मैनेजर, ये होता है स्केल 3। फिर आता है आपका सीएम चीफ मैनेजर, ये होता है स्केल 4। फिर आता है आपका एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये होता है स्केल 5। फिर आता है आपका डीजीएम डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये होता है स्केल 6। फिर आता है आपका जाके जीएम यानी कि स्केल 7। इतनी ऊपर वाली पोस्ट का बंदा या इसके इक्विवेलेंट कोई और कंपनी में जैसे सीआईसी में होगा या एनबीएफसी में काम किया होगा, इसके इक्विवेलेंट लेवल का बंदा वो ही आपका इंटरनल ओम्बड्समैन बन सकता है, और उसके पास कम से कम 7 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है आप इधर से इधर तक पहुंचने में 7 साल क्या काफी साल लगते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया तो मीट कर ही जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो, जैसे समझ लो एसबीआई जो है वो अपना इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना चाहता है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति को अपॉइंट करेगा उस व्यक्ति ने कभी भी एसबीआई में काम नहीं किया होना चाहिए। मतलब जो बैंक या जो एनबीएफसी या जो सीआईसी किसी इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करती है, उस व्यक्ति ने उसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी, उस बंदे की जो एज है, ठीक है, वो 70 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, मतलब टेन्योर से पहले 70 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो टेन्योर कितना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ लो बंदे का, वैसे मैं इधर ही बताता हूँ, देखो इधर जरूरत पड़ जाएगी। मिनिमम टेन्योर है इनका 3 इयर्स का और मैक्सिमम है 5 इयर्स का। ठीक है, तो समझ लो एक व्यक्ति है 68 साल का। ठीक है, तो क्या हम उसको आईओ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम 3 साल तो उसको रहना ही है, और अगर वो 3 साल रहेगा तो 71 का हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि वो 70 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए अपने टेन्योर में, मतलब वो आईओ की पोस्ट पे है। ठीक है, और इस दौरान वो कभी भी 70 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो 3 साल का अगर ये मिनिमम टाइम पीरियड पूरा करेगा तो ये तो 71 का हो जाएगा, तो इसलिए ये बंदा एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब वो अपने टेन्योर की कंप्लीशन के दौरान कम से कम 70 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी, क्या एक बैंक एक से ज्यादा आईओ रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दे आर रिसीविंग। ठीक है, कि कितनी ज्यादा उनको कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक रखना चाहे एक भी रख सकते हैं, दो रखना चाहे दो भी रख सकते हैं, 3 रखना चाहे, मतलब एक से ज्यादा आप इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी इंटरनल ओम्बड्समैन की। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि आईओ को अगर हमने अपॉइंट करना है तो बंदा कौन से लेवल का होना चाहिए? जीएम लेवल का, जनरल मैनेजर। तो डीआईओ को अगर हमने अपॉइंट करना है तो बंदा कौन से लेवल का होना चाहिए? यहाँ पे डी लगा दो आगे, सिंपल, डीजीएम लेवल का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर लेवल का। ठीक है, फिर आईओ के लिए सर्विस एक्सपीरियंस कितने साल का मांग रहा था? 7 साल का। यहाँ पे कितने का चाहिए? 5 साल का। ठीक है, और बाकी एज क्राइटेरिया सेम है कि टेन्योर से पहले ये 70 साल के नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेन्योर खत्म होने से पहले ये 70 साल के नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं टेन्योर की, तो टेन्योर भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि मिनिमम टेन्योर कितने का है? 3 साल का, और मैक्सिमम कितने का है? 5 साल का। ठीक है, फिर क्या हम एक बंदा जो आईओ बन गया है इसको दोबारा से आईओ बना सकते हैं? नहीं, रीअपॉइंटमेंट ऑफ आईओ एंड डीआईओ इज नॉट अलाउड। ठीक है, साथ ही साथ आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे कोई चेयरमैन है या एमडी है, उसकी रिटायरमेंट आ जाती है, पर उसका क्या करते हैं, 2 साल से एक्सटेंशन दे देते हैं उसको। तो क्या हम ये सेम सिनेरियो आईओ और डीआईओ के केस में कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, एक्सटेंशन भी नहीं है अलाउड। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, सेम, अगर आप सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में चाह रहे हो तो नहीं हो सकता। आप जैसे समझ लो एक व्यक्ति एसबीआई में बन गया पहले आईओ, तो वो फिर पीएनबी में जाके आईओ बन सकता है। ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको ना एक्सटेंशन मिलेगा ना रीअपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज और बोली है आरबीआई ने कि समझ लो एक आईओ बनाया है हमने, ठीक है, और इसका टेन्योर दिया हमने कि ये 4 साल काम करेगा, पर हम इसके काम से खुश नहीं आई, ये जो कंप्लेंट्स है इसको ढंग से हैंडल नहीं कर रहा है। ठीक है, या मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा और हम इसको हटाना चाहते हैं, तो क्या एज अ बैंक हम इसको या एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम इसको हटा सकते हैं? क्योंकि अपॉइंट भी हमने किया था, तो हम इसको नहीं हटा सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे पास अप्रूवल हो। कहाँ से? आरबीआई से। पहले हमें आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसको इसकी पोस्ट से हटाने के लिए, तब जाकर हम इसको हटा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बात समझने वाली है, आईओ का वर्क फंक्शन कैसे होगा। देखो समझ लो आप एक बैंक में गए, ठीक है, एक बैंक में गए और आप बैंक ने क्या किया, आपकी जो भी बात है सुनी नहीं या पूरी नहीं सुनी या आपको इसका जवाब अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में आप किसके पास जा सकते हो? आईओ के पास, इंटरनल ओम्बड्समैन के पास। फिर इंटरनल ओम्बड्समैन के पास कितने दिनों का टाइम होता है आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन देने के लिए? ठीक है, सोल्यूशन देने के लिए 30 दिन का। ये चीज याद रखना कि इंटरनल ओम्बड्समैन के पास 30 दिन का समय होता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग
सीपी एंड एनसीडी के रिलेटेड। अब देखो सीपी और एनसीडी होता क्या है आपका, ये होता है आपका कमर्शियल पेपर, और एनसीडी होता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये दोनों क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आरबीआई ने क्या किया, इसकी मास्टर डायरेक्शंस को लॉन्च किया है, जो कि इफेक्टिव होंगी 1 अप्रैल 2024 से। और ये मास्टर डायरेक्शन लॉन्च किया बाय यूजिंग पावर अंडर सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब यहाँ पे समझो, देखो सीपी होता क्या है, सीपी होता है आपका कमर्शियल पेपर। ये एक तरीके का क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, जिसकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है 7 डेज, और मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है 364 डेज। वही अगर हम एनसीडी की बात करें, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ये सिक्योर्ड होता है, ठीक है, ये सिक्योर्ड होता है, इसकी मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है 91 डेज की, और मैक्सिमम कितनी होती है 364। अब देखो दोनों की मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी है 364 डेज की। क्यों? क्योंकि दोनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट में मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी होती है 1 साल की, ठीक है। अगर 1 साल से ऊपर जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ, आपको बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो सीपी और एनसीडी का काम क्या होता है, ये कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है। ये एक तरीके का कागज होता है, इसको इशू करती है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, बदले में हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। बस इतनी सी बात होती है। जब भी कंपनीज वगैरह को पैसा उठाना होता है मार्केट से, ठीक है, या लोगों से पैसा उठाना होता है, तो वो क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं, ठीक है, या एनसीडी इशू करती हैं। बस कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर होता है, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। तो आरबीआई ने इनकी मास्टर डायरेक्शंस लॉन्च किए नहीं। अब उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सीपीज और एनसीडी को इशू कर पाएगा, तो यहाँ पे सबके नाम दिए हुए हैं। देखो कंपनीज इशू कर पाएंगी, एनबीएफसीज कर पाएंगी, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसको इशू कर पाएंगी। साथ ही साथ इनविट्स, इनविट्स क्या होता है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। साथ ही साथ रिट्स, रिट्स क्या आपका, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी इसको इशू कर पाएंगे, किसको, सीपी और एनसीडी को। फिर सारे के सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसको इशू कर पाएंगे, सीपी और एनसीडी को। अब ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, AIFI है कौन से, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंडिया में कितने हैं ये, टोटल है 5। कौन कौन से, एक हो गया आपका नाबार्ड, ठीक है, फिर दूसरा हो गया आपका एग्जिम बैंक, तीसरा हो गया आपका सिडबी, चौथा हो गया आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, पांचवा हो गया आपका नेफविट, ठीक है। ये होते हैं आपके 5, आपके कौन से, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर नेफविट की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी इशू कर सकते हैं सीपी और एनसीडी, ठीक है। फिर कोई भी कॉर्पोरेट जिसकी नेट वर्थ कितनी है 100 करोड़, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं सीपी और एनसीडी, ठीक है। या फिर ऐसी एंटिटी जिसको परमिशन मिल रखी हो आरबीआई से, वो भी इशू कर सकती है सीपी और एनसीडीज, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग से क्या पढ़ना, वो इसी में आ जाएगा, एनी बॉडी, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ कितनी है 100 करोड़, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई जिनकी नेटवर्थ कितनी है 100 करोड़ रुपए, वो भी इसको इशू कर सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। इसमें देखो सारे के सारे इंडियन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उनकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा, फेमा एक्ट, ठीक है, कि कितना कर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी इशुएंस ऑफ सीपीज एंड एनसीडीज। अब देखिए जो कंपनी सीपी और एनसीडी को इशू करेंगी, उनको इशू करना पड़ेगा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, जिसको ये स्टोर करेंगे कहां पे, डिपॉजिटरी में। और कौन सी डिपॉजिटरी, जो कि रजिस्टर्ड होंगी अंडर सेबी। ये मैंडेटरी कर दिया आरबीआई ने। अब डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो हम शेयर परचेज करते हैं, तो हम फिजिकली परचेज थोड़ा करते हैं, वो हमारे डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर बेस्ट एग्जांपल इसका, जैसे हम गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं, तो हमें फिजिकली गोल्ड थोड़ा मिलता है, वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो कंपनी को इशू करना पड़ेगा सीपी एनसीडी इन द फॉर्म ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड, ठीक है, जिसको ये स्टोर करेंगे डिपॉजिटरी में, जो कि रजिस्टर होनी चाहिए अंडर सेबी। फिर आप मिनिमम कितने अमाउंट का सीपी और एनसीडी परचेज कर सकते हो, तो मिनिमम आप 5 लाख का परचेज कर सकते हो, उससे कम का परचेज नहीं कर सकते। अब 5 लाख से ज्यादा का परचेज करना हो तो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, 10 लाख का, फिर उसके बाद 15 लाख का। मतलब मिनिमम आप 5 लाख का परचेज कर सकते हो, उसके बाद उसके मल्टीपल में चलेगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं टेन्योर। टेन्योर हमने अभी पीछे डिस्कस किया, तो कमर्शियल पेपर का कितना होता है, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, और एनसीडी का कितना होता है, मिनिमम 91 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर।
फिर यहाँ पे हम जो शेयर मार्केट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्या हम सीपी और एनसीडी पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। फिर साथ ही साथ सीपी और एनसीडी की जो सेटलमेंट है, ठीक है, वो कितने टाइम में होनी चाहिए? मैक्सिमम है T+4 वर्किंग डेज, मतलब उससे पहले भी आपके अकाउंट में सेटल हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लग सकते हैं? T+4, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे एक बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना कमर्शियल पेपर अपने अकाउंट से परचेज कर सकता है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो मैक्सिमम कितना कमर्शियल पेपर या एनसीडी जो है वो परचेज कर सकती है। सपोज एक कंपनी है XYZ, इसने कमर्शियल पेपर इशू किए 100 करोड़ रुपए के, तो हम इसमें से मैक्सिमम एक व्यक्ति या HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या इंडिविजुअल है, ये 100 करोड़ में से मैक्सिमम कितना परचेज कर सकता है? तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 25% ऑफ इशूएंस। जितना भी इशू हुआ है उसका सिर्फ 25% मैक्सिमम है जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एक इंडिविजुअल परचेज कर सकता है। तो इस केस में कितना कर पाएगा? 25 करोड़ का, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, जो आप कमर्शियल पेपर परचेज करते हो उस पर इंटरेस्ट लगता है आपका डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, और जो आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स परचेज करते हो उस पर इंटरेस्ट लगता है आपका या तो डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू पे लग जाता है, या फिर आपका फिक्स्ड लगता है, या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ये सारा मैंने डिस्कस किया बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में, वहां जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मेन बात है वो ये है कि रेटिंग की, कि अगर एक कंपनी को एक कमर्शियल पेपर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो उसकी मिनिमम रेटिंग रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम होनी चाहिए A3। अब आपने देखो AAA, AA, A, B ऐसी रेटिंग देखी होगी, ये A3 रेटिंग क्या है? तो देखो, जब भी आप उन प्रोडक्ट्स की रेटिंग निकालते हो जिसकी मैच्योरिटी 1 साल तक की है, ठीक है, या लेस देन 1 ईयर, मैच्योरिटी जिसकी मैक्सिमम कितनी है? 1 साल, तो उनकी रेटिंग अलग होती है और 1 साल से ऊपर वालों की रेटिंग अलग होती है। 1 साल से जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, 1 साल से अबव वाले, उनकी रेटिंग आपको पता ही है, AAA सबसे बेस्ट होती है, फिर AA, फिर A, ऐसे चलती है, ठीक है। पर हम बात करें जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम कितनी है? 1 साल, उनकी रेटिंग कैसे चलती है? A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर AD, जो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा आपका, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट रेटिंग कौन सी होती है? A1 सबसे बेस्ट होती है, फिर आती है आपकी A2, फिर आती है A3 और लास्ट में आती है आपकी A4। तो कितनी रेटिंग होनी चाहिए सीपी और एनसीडी को इशू करने के लिए? मिनिमम रेटिंग है A3, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग केवाईसी नॉर्म्स के बारे में। अब देखो, जो केवाईसी नॉर्म्स है इसकी मास्टर डायरेक्शन लॉन्च हुई थी फरवरी 2016 में। अब क्या किया गया है, इस मास्टर डायरेक्शन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, और अमेंड क्या किया गया है? वो किया है आपका पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की डेफिनेशन। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा वो डिस्कस करते हैं। देखो, एज अ कस्टमर आप किसी भी बैंक में जाओगे, आपको क्लासिफाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? एक होती है आपका लो रिस्क कस्टमर, एक होता है आपका मीडियम रिस्क कस्टमर, और एक होता है आपका हाई रिस्क कस्टमर, ठीक है। अब सपोज एक बैंक है हमारा ABC। अब इसमें क्या है, अमित नाम का व्यक्ति गया पहली बार अकाउंट खुलवाने, इसने अपना अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। अब वो ABC बैंक क्या चेक करेगा कि अमित कहीं PEP तो नहीं है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो इसका अकाउंट खोल देगा और अमित को कैटेगराइज करेगा एज अ लो रिस्क कस्टमर, ठीक है। अमित को कैटेगराइज करेगा एज अ लो रिस्क कस्टमर। पर अगर अमित अपना अकाउंट ठीक ठाक चला रहा है, ठीक है, और इसने कोई लोन भी नहीं ले रखा है, ठीक है, अगर लोन लिया हुआ नॉर्मल सा चला रहा है, ठीक है, ओके चला रहा है, तो ये लो में ही रहेगा। पर अगर अमित अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने लग पड़ा ज्यादा, और थोड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करने लग पड़ा, ठीक है, और लोन भी ज्यादा लेने लग पड़ा, तो अमित कैटेगराइज हो जाएगा एज अ मीडियम रिस्क कस्टमर, ठीक है। और वहीं अमित अगर अपने अकाउंट में बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करा रहा है, बड़ी बड़ी, जैसे 10-10 लाख की ट्रांजेक्शन करवा रहा है, ठीक है, और उसका कोई लोन भी या तो खराब चल रहा है, ठीक है, उसका लोन भी कोई खराब चल रहा है, तो वो अमित क्या कैटेगराइज हो जाएगा? अमित कैटेगराइज हो जाएगा एज अ हाई रिस्क कस्टमर, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आप अपना अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता है कि आप लो में रहोगे, मीडियम में रहोगे, हाई में रहोगे। पर वहीं अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो आपका अकाउंट सीधा ही खुलेगा और आप किस में मेंशन होंगे? हाई रिस्क कस्टमर में। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो तब वो नहीं चेक करेंगे कि आप अकाउंट में कैसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैसी नहीं कर रहे हो, तो आप सीधा ही मेंशन किस में होंगे? हाई रिस्क कस्टमर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्क क्या होता है, जो लो रिस्क कस्टमर होता है उसको हर 10 साल में एक बार अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है। वहीं अगर हम मीडियम रिस्क कस्टमर की बात करें तो उसको 8 साल में अपनी एक बार केवाईसी करवानी होती है, और हाई रिस्क कस्टमर की बात करें तो इसको हर 2 साल में अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो आरबीआई क्या बोल रहा है कि अब
उनको भी हम पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में काउंट करेंगे, जो जैसे किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज है, ठीक है, फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज है इंडिया में, उसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हायर मिलिट्री ऑफिसर्स है या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, जो सीनियर पॉलिटिशियंस तो आएंगे ही, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, किसमें, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में। तो ये थी कुछ मास्टर सर्कुलर्स और डायरेक्शंस आपकी आरबीआई के रिलेटेड। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।